नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वो है चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? तो ये हुआ था HMIS तलवार। ये डी ऑप्शन, HMIS तलवार। तलवार देखिए, नौसेना विद्रोह है जो कि 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। HMIS तलवार द्वारा बम्बई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं राशन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। कराची इस बगावत का दूसरा केंद्र था। सबसे पहले कहाँ हुआ? मुंबई में, फिर हुआ कराची में हुआ। सरदार पटेल और जिन्ना के प्रयासों से बागियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। 18 फरवरी 1946 को विद्रोह हुआ और 23 फरवरी 1946 में आत्मसमर्पण कर दिया। किनके प्रयासों से? तो जिन्ना और सरदार पटेल के प्रयासों से। सबसे पहले मुंबई में हुआ, फिर दूसरा केंद्र बगावत का कराची रहा। कौन से नौसेना में हुआ, माने कौन से जहाज पे हुआ? तो HMIS तलवार पे हुआ। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? तो ये किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? तो भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने अपने रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो वो किया गया चंपारण आंदोलन में। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया चंपारण आंदोलन में। देखिए, भारत में चंपारण आंदोलन के दौरान जिसमें नील की खेती के मुद्दे पर गांधी जी ने सरकार का आदेश को मानने से इनकार सविनय अवज्ञा का पहली बार उपयोग किया गया। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान उन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल किया। देखिए, चंपारण में पूछे तो आप बताइएगा सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, और अगर अहमदाबाद मिल हड़ताल में बोले तो आप बताइएगा कि यहाँ पर पहली बार भूखे हड़ताल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या विवाद था? कि प्लेग बोनस दिया जाए, उसके लिए विवाद था। तो यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया। और अगर हम खेड़ा की बात करें तो इस आंदोलन में उन्होंने पहली बार असहयोग की रणनीति अपनाई। यहाँ भीषण दुर्भिक्ष के बावजूद सरकार ने मालगुजारी की वसूली जारी की थी। यहाँ पे बहुत कष्ट हो रहे थे, फिर भी मालगुजारी किया जा रहा था। कहाँ पे? खेड़ा में। तो इन्होंने यहाँ पे क्या अपनाया? यहाँ पे अपनाया असहयोग की रणनीति। खेड़ा में क्या अपनाया? असहयोग। अहमदाबाद में क्या किया? भूख हड़ताल। चंपारण में क्या किया? सविनय अवज्ञा। तो देखिए, जब गांधी जी इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद उन्होंने इंडिया के राजनीति में प्रवेश किया, तो उन्होंने लगातार तीन आंदोलन किए। सबसे पहले आप ऐसे याद रखिएगा कि केक खाए। महात्मा गांधी इंडिया आके क्या खाए? केक। कैसे? तो C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा। K फॉर क्या हो जाएगा? खेड़ा। अब देखिए, ये जो C है यानी चंपारण है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। और अहमदाबाद में उन्होंने भूख हड़ताल किया। और खेड़ा में उन्होंने असहयोग आंदोलन का मतलब अपना हथियार बनाया, असहयोग की भूमिका बनाया। चंपारण मैंने केक खाया गांधी जी ने आके, C फॉर चंपारण जो कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा किया। और अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया। और खेड़ा में क्या किया? तो असहयोग का भूमिका निभाया। चलिए, आपको याद हो गया होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसकी पहल पर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का सदस्य के रूप में पुनर्विचार
पुनर्निर्वाचन किया गया। मैंने डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो हार गए थे जब निर्वाचन इनका हुआ, लेकिन राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के मदद से इन दोनों के पहल से ही अंबेडकर जी का फिर से चुनाव कराया गया और फिर वो चुन के आए। देखिए, बी आर अम्बेडकर जो थे सबसे पहले बंगाल प्रांत के, कहाँ से, सुन लीजिए, बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन विभाजन के उपरांत उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब सोचिए, बंगाल से वो मुस्लिम लीग की तरफ से खड़ा हुआ, वो जीत भी गए, लेकिन मुस्लिम लीग तो हट गया, विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में चला गया मुस्लिम लीग, तब तो वो हार गए ना, अब वो सदस्य रहे कहाँ। बम्बई विधानसभा में उनके दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी। जब स्टार्टिंग में इलेक्शन हुआ था तो बम्बई से उनकी सीट को बम्बई विधानसभा में उनका दल एक भी सीट प्राप्त नहीं हुआ था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के मदद से के प्रयासों से वे संविधान सभा के लिए पुनर्निर्वाचित किए गए, जो कि देखिए कितनी अच्छी बात है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं जो संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको चुना गया। इसलिए कहा जाता है शिक्षा कहीं भी फेल नहीं करता है, शिक्षा पाने से इंसान को तरक्की ही मिलता है। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1890 में कांग्रेस सम्मेलन को भी संबोधित किया था। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय कांग्रेस का सम्मेलन जो कि 1890 में हुआ था उसको भी संबोधित किया था। 1966 में, चट्टोपाध्याय के बारे में बता रहा हूँ, 1966 में रेमन मैगसे से 1987 में द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण देखिए, 1890 में ये कांग्रेस के कि क्या थे, सम्मेलन में संबोधित किया था। 1966 में इनको क्या मिल गया था, तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार। 1987 में इनको भारत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो वो की गई फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर रहा था? तो यह कथन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कर रहा है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर रहा है? तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को। 25 मई 1909, कितना? 25 मई 1909, आप डेट याद रखते जाएंगे, को भारत परिषद विधेयक पास हो गया। भारत परिषद विधेयक पास हो गया। फिर 15 नवंबर 1909 को 15 नवंबर 1909 को 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन मिलने के बाद इसे लागू किया गया। 25 मई 1909 को भारत परिषद विधेयक पास होता है और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन मिलने के बाद इसे लागू किया गया। अधिनियम में जिस सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रथा प्रारंभ की गई उसके बारे में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को एक पत्र लिखकर कहा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो ये हो जाएगा 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
किसने और किस वर्ष की? तो 1925 में M.N. राय ने की। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया चौधरी रहमत अली ने। देखिए, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब डाउट होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तान, देखिए पहले पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं था, पहले पाक-अस्तान नाम था। क्या था? पाक-अस्तान, ये नाम था पाक-अस्तान। जब ये कल्पना किया गया पहली बार पाकिस्तान का, क्यों किया गया? तो बोला गया कि देखिए, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, क्या क्या तान है ना, तो यहाँ से बलूचिस्तान ले लिया गया। और क्या क्या, पंजाब, ये तो इससे पंजाब हो गया, का से कश्मीर हो गया, और क्या हो गया, सिंध हो गया, सिंध हो गया, और इसमें बलूचिस्तान हो गया। देखिए 5 लोगों को मिलाइए, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे तान लगा दीजिए। देखिए पाकिस्तान का क्या स्पेलिंग होता है? पाकिस्तान होता है ना, तान। तो ये तो तान हो गया बलूचिस्तान वाला। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगान, K फॉर कश्मीर, ठीक है। और ये I फॉर सिंध को रखा गया है, I फॉर सिंध को। तो टोटल 5 याद रखिएगा, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, I फॉर सिंध, और STAN, IS बोले तो सिंध, और तान का मतलब होता है बलूचिस्तान, को मिलाकर पंजाब बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया। मतलब इतने सारे 5 राज्यों को मिलाकर क्या बना दिया गया? पंजाब बना दिया गया। ये कौन थे चौधरी रहमत अली? ये चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक पंजाबी मुसलमान थे, पंजाबी मुसलमान छात्र थे। रहमत अली ने 1933 में एवं 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा था। मैंने इन्होंने एक पर्चा लिखे थे, उस पर्चा में पाकिस्तान शब्द का मतलब समझाया कि P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, IS फॉर सिंध, और TAN फॉर बलूचिस्तान, ठीक है। 1920 में निम्नलिखित में से किसे अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1916 में ही इसकी स्थापना कर दिया गया था स्वराज सभा का, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में स्वराज सभा का स्थापना किया था। और इसी ऑल इंडिया होम रूल इंडिया का बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में गठन किया था, और 1920 में स्वराज सभा में नाम परिवर्तित कर दिया गया। 1920 में स्वराज सभा का नाम परिवर्तित किया गया, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का स्थापना किया। देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर आप विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए रॉलेट, आप सबका डेट पहले याद रखिए। रॉलेट एक्ट जो हुआ था अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1919 को। मैं अब 19 का मतलब समझिए कि वो है 1919, ठीक है। अब देखिए असहयोग आंदोलन हुआ था अगस्त 1920 को, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दिसंबर 1922 को, ठीक है। चौरी कांड जो हुआ था वो फरवरी 1922 को हुआ था, फरवरी 1922 में हुआ था। आप देख लीजिए, रॉलेट सत्याग्रह तो 19 में हुआ, असहयोग आंदोलन अगस्त 20 में हुआ, और स्वराज पार्टी का गठन दिसंबर 22 में हुआ, और फरवरी 1922 में चौरी कांड। मतलब पहले रॉलेट एक्ट हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर चौरी कांड हुआ, फिर क्या हुआ दिसंबर में
स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसका मतलब 1 2 3 4 इसका आंसर। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? तो आप लोग को पता ही होगा, सूरज सेन। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो सूरज सेन ने। इनके साथ साथ और भी अन्य सदस्य थे जिनका नाम आप 1 2 बार सुन लेंगे। अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ प्रीतिलता बाडेकर, प्रीतिलता बाडेकर, लोकीनाथ अलग है, प्रीतिलता बाडेकर अलग है। एक बार फिर से सुनेंगे शुरू से। अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ प्रीतिलता बाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, गणेश घोष, कल्पना दत्त, गणेश घोष, कल्पना दत्त, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ प्रीतिलता बाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, ये सारे लोग सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का नाम स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किए थे। अब सुनिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में ब्रिटिश से। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके लिए किया गया था, किससे लड़ने के लिए? तो भारत में ब्रिटिश से। कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया। मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 को पहले डिवीज़न का गठन किया। इस गठन में भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। कांग्रेस में किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था नरेंद्र देव ने। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो नरेंद्र देव ने। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1912 में कलकत्ता में। 1912 में कलकत्ता में अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो अल हिलाल में। अल हिलाल कहाँ किया गया था? तो 1912 में कलकत्ता। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1911 में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था? तो ये हुआ था जॉर्ज पंचम को। दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट को राज तिलक समारोह हुआ था? तो जॉर्ज पंचम को। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है रंगपुर। देखते हैं अब अगला सवाल। कह रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार को दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो माना जाता है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार को दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के साथ होता है। कौन से संस्कार के साथ? तो उपनयन संस्कार के साथ होता है, जिसका अर्थ होता है बालक को गुरु के अधीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना। बालक को गुरु के अधीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना। यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य तक सीमित था। चूंकि इस संस्कार को दूसरे जन्म के प्राप्ति माना जाता था, इसीलिए उच्चतर वर्णों के सदस्यों को द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता था। हालांकि बाद में बहुत से क्षत्रियों और वैश्यों ने उपनयन संस्कार को त्याग दिया। जैसे देखिए, राजा महाराजा के ही पुत्र लोग जो होते थे वो लोग जाके इस शिक्षा ग्रहण करते थे। जब वो लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो ऐसा आम जनता लोग बोलते थे कि उसने 2 बार जन्म ले लिया है। और गरीब लोग तो कभी पढ़ने जाते भी नहीं थे, इसलिए वो तो एक ही बार जन्म लेते थे। बस आप समझ ही गए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? तो कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि देवी में से सिद्ध होती है कालीबंगा।
देखिए 23वां नंबर दोस्तों बहुत ही मतलब कि एक ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं यहाँ आप लोग को 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्नकाचार्य को दिया जाता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो है द्वैतावाद। अब देखिए एक्चुअली ना ये जो द्वैतावाद देख रहे हैं और द्वैत देख रहे हैं, शुद्ध द्वैतवाद देख रहे हैं, तो ये सब ना टोटल 5 होते हैं और इन पांचों का एक प्रवर्तक भी होते हैं। आप लोग को उस प्रवर्तक का नाम याद रखना है, ठीक है? तो मैं पहले लिखता हूँ और आप लोग सुनेंगे। सबसे पहले आपको जो मैं याद करवाता हूँ वो याद करेंगे। पहले आप याद रखेंगे द्वैतावाद। क्या? द्वैतावाद, द्वैतावाद, द्वैतवाद, ठीक है? फिर आप याद रखेंगे द्वैतवाद। ये द्वैतवाद हो गया। द्वैता, द्वैता, द्वैतवाद, द्वैतवाद। पहले बोलना भी धीरे धीरे सीखिए। द्वैतवाद, द्वैतवाद। और फिर बोलिए फिर बोलिए विशिष्ट द्वैतवाद। क्या? विशिष्ट, विशिष्ट द्वैतवाद। मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। द्वैतावाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। फिर बोलिए अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब ये अद्वैत, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद बोलिए। फिर आपको लास्ट में बोलना है कि शुद्ध द्वैतवाद। क्या बोलना है लास्ट में? शुद्ध द्वैतवाद बोलना है, शुद्ध द्वैतवाद बोलना है। पहले बोलना सीख लीजिए, उसके बाद याद करवाता हूँ। द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। फिर यहाँ पे बता दिया लास्ट में ये बता दिया अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, 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 विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। आ मतलब नहीं से समझ लीजिए, शुद्ध मतलब शुद्ध। द्वैतावाद ये डबल द्वैतावाद है और ये विशिष्ट द्वैतावाद। द्वैतावाद है लेकिन विशिष्ट है, ये द्वैतावाद नहीं है। शुद्ध द्वैतावाद ऐसा समझने के लिए बोल रहा हूँ, मीनिंग नहीं है। शुद्ध द्वैतवाद ये द्वैतवाद है लेकिन प्योर द्वैतवाद है। अब सबका देखिए प्रवर्तक याद करते हैं। प्रवर्तक में दोस्तों द्वैतवाद का आप याद रखेंगे माधवाचार्य। क्या याद रखेंगे? माधवाचार्य। एक सेकंड, माधवाचार्य। क्या याद रखेंगे? माधवाचार्य। बोलिए द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य। फिर मैंने क्या लिखा? द्वैतवाद। इसका आप याद करेंगे निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य, द्वैतवाद का निम्बकाचार्य। आप देखिए विशिष्ट द्वैतवाद, तो विशिष्ट द्वैतवाद का हो जाएंगे रामानुज। द्वैतवाद के प्रवर्तक सॉरी अद्वैतवाद के प्रवर्तक, तो अद्वैतवाद के हो जाएंगे शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। अब देखिए लास्ट में शुद्ध द्वैतवाद, इसके हो जाएंगे वल्लभाचार्य। अब देखिए याद करिए फटाफट। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजा, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। फिर से द्वैतवाद अगर सिंपल द्वैतवाद रहा तो माधवाचार्य, अगर दूबर द्वैतवाद रह गया तो निम्बकाचार्य, अगर विशिष्ट द्वैतवाद रह गया तो रामानुजाचार्य। फिर अद्वैतवाद हो गया कि मैंने द्वैतवाद नहीं है, आ का मतलब होता है हिंदी में अर्थ नहीं, तो अद्वैतवाद हो गया तो शंकराचार्य, मैंने शंकराचार्य समझिए कि द्वैतवाद के पक्षधर नहीं थे। शुद्ध द्वैतवाद हो गया, इसका मतलब वल्लभाचार्य। शुद्ध का मतलब इसी को शुद्ध को भी मतलब पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी बोलते हैं, पुष्टि मार्ग। तो कौन हो गया? वल्लभाचार्य। एक बार फिर से, एक बार द्वैतवाद रहा तो माधवाचार्य, दो बार द्वैतवाद रहा तो निम्बकाचार्य, माने दो बार द्वैतवाद रहा तो निम्बकाचार्य, एक बार द्वैतवाद रहा तो माधवाचार्य। अगर द्वैतवाद विशिष्ट हो गया तो रामानुजा, अगर द्वैतवाद आ हो गया माने अद्वैतवाद हो गया तो शंकराचार्य, अगर द्वैतवाद शुद्ध हो गया तो वल्लभाचार्य। याद हो गया? बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही 5 क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछेंगे। कभी मैच इन द फॉलोइंग कर देंगे, मैंने मिलाने के लिए दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा और एक से पूछ लेगा इधर, मतलब ये 4 ऑप्शन इधर और 4 गो इधर मिलान करने के लिए दे देगा।
पे पूछ लेगा, इसलिए आप याद रख लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर सिर्फ द्वैतवाद पूछता है तो बताइएगा माधवाचार्य। अगर द्वैतवाद मैंने दो बार द्वैतवाद कर दिया, द्वैत द्वैत माने द्वैत द्वैतावाद कर दिया, माने दो बार हो गया ना, द्वैत द्वैतावाद, तो आप बताइएगा निम्काचार्य। अगर बोल दे कि विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैतावाद है वो विशिष्ट वाला है तो रामानुज विशिष्ट हो गया। द्वैतावाद है लेकिन नहीं है मैंने अद्वैतवाद, तो बता दीजिएगा शंकराचार्य। अगर द्वैतावाद है लेकिन शुद्ध वाला द्वैतावाद है तो बता दीजिएगा वल्लभाचार्य। हो गया खत्म। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ये अरबी भाषा में लिखा गया है रेहला, या और जो इब्न बतूता है ये है मोरक्को का निवासी। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता। देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता है? तो ये रहता है दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। विशेष सेवक। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता है? तो दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। विशेष सेवक। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक था। कब से कब तक? 1236 तक। और इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, कहाँ से दिल्ली को लेके आया था? तो लाहौर से दिल्ली को लेके आया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना भी इल्तुतमिश ने ही किया था। तुर्कान ए चहलगानी और इक्ता प्रणाली, तुर्कान ए चहलगानी और इक्ता प्रणाली दोनों ही इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया? तो बलबन ने। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सिजदा और पैबोस रस्म की शुरुआत की, जिसमें सिजदा राजा के दंडवत प्रणाम करना था। सिजदा का मतलब क्या था? राजा को दंडवत प्रणाम करना था, दंडवत प्रणाम करना था। और पैबोस पैबोस राजा के कदम चूमना था। राजा का कदम चूमना था। दंडवत प्रणाम करना क्या था? सिजदा। और कदम क्या चूमना, और पैबोस क्या था? कदम को चूमना राजा के। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25, ये तो सही बात नहीं है ना, भाग 4 थोड़ी ना होगा, भाग 3 होगा ना। भाग 3 में है ना अनुच्छेद 25। भाग 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक है, तो वो 36 से 51 के बीच होता है भाग 4। ये भाग 3 होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत टाइप है, आप लोग थोड़ा सा समझदार लोग हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, भाग 3 के अंतर्गत, यहाँ 4 नहीं पढ़ेंगे, के अंतर्गत अनुच्छेद 35 संबंधित है। तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। आप लोग को पता होगा कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में किया गया है, माने अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, तथा अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आपको पता होगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार है। समझ गए? तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ये निहित है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ये निहित है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में। भारतीय संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक
निर्देशक तत्व में। देखिए अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के उपबंध किए गए हैं। ये 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, कब से? तो आप बताइएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद? 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं और अपने पद का ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष तक पद पर धारण करेगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 63। देखते हैं अब अगला। संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ये होता है ये होगा राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति। देखिए संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं। देखिए अगर व्यक्तिगत शब्द जोड़ दिया जाए तब तो आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत के जगह पे सामूहिक जोड़ दिया जाए, सामूहिक। अब देखिए क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। संघीय मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? तब बताएंगे संसद। लेकिन अगर व्यक्तिगत जोड़ दिया जाए तो बताएंगे राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में निहित होती है। और वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो 124 के 1 के तहत होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। मूल संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जब संविधान बन रहा था तो एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 7 गो अन्य न्यायाधीश का बात किया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अभी 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। स्टार्टिंग में कितना था मैंने मूल संविधान में? तो एक थे जस्टिस, चीफ जस्टिस और 7 अनदर जस्टिस थे। अभी वर्तमान में कहा जाए तो टोटल 34 हैं, 34 जज हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और किस संसद को कौन सा अनुच्छेद ताकत देता है? तो वो देता है 124 का 1। चलिए 36 नंबर। भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक का प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, क्या है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन से आर्टिकल से? तो 110 के 3 के आर्टिकल से, 110 के 3 के आर्टिकल से के अनुसार यदि यह प्रश्न उठा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। आर्टिकल 171 का 3 आप याद रखेंगे के अनुसार, रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे जहां 1/3 राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। विधान परिषद का प्रावधान वर्तमान में 6 राज्यों में है। वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है, क्योंकि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होता है। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो
तो वो करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महबूब अल हक। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व। बाकी सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर ये केंद्र का कर है। ये वाला भू राजस्व राज्य सरकार का कर है, राज्य सरकार के लिए, माने स्टेट लिस्ट का विषय है। वित्तीय वर्ष इसको छोड़ देंगे, वित्तीय वर्ष वाला। भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। तो किसको नहीं किया गया? तो रसायन को शामिल नहीं किया गया। इसके बारे में आपको हम याद कराते हैं। भारत में टोटल 8 कोर सेक्टर हैं। तो कौन कौन है? तो आप याद रखिए, एक तो खुद कोयला हो गया, दूसरा उर्वरक हो गया, तीसरा विद्युत हो गया। तो 3 तो यहाँ से याद कर लेंगे, रसायन को नहीं होगा, इसको नहीं याद करेंगे। 3 पहले याद कर लीजिए, कोयला उर्वरक विद्युत, कोयला उर्वरक विद्युत। आप माइंड में मैसेज देते जाइए। उर्वरक कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत हम लोग के लिए, सारे ऑफिस घर में के लिए बिजली की आवश्यकता है। कोर सेक्टर का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके बिना जीवन की कल्पना, मतलब एक जो अच्छी क्वालिटी का जीवन होता है उसकी तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता। रसायन के बिना आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन कोयले के बिना आप सोचिए, अगर कोयला ना हो तो बिजली नहीं बनाया जाए। कोयला अगर होगा तो क्या बिजली बनाया जाएगा? नहीं। और अगर बिजली नहीं होगा तो क्या हम लोग के लिए जीवन सब सफल हो पाएगा? नहीं। उर्वरक, अगर उर्वरक ही ना हो तो किसान लोग कृषि करेंगे कैसे? 3 वो हो गया, कोयला विद्युत उर्वरक, कोयला विद्युत उर्वरक। फिर देखिए कच्चा तेल, ये कच्चा तेल वही है जिससे हम लोग पेट्रोल डीजल बनाते हैं। क्या कच्चा तेल, मान के चलिए 10 महीने के लिए कच्चा तेल अगर भारत में आना बंद कर दिया जाए तो स्थिति क्या होगी? जरा कल्पना करिए, GDP धड़ाम से गिर जाएगा। सारे सारे वस्तुओं का जो रेट है हाई हो जाएगा, तुरंत से, देरी भी नहीं लगेगा। तो क्या हो गया? कोयला, कच्चा तेल, कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल। 4 को याद करवा दिया, अब 4 को और याद करवाता हूँ, देखिए। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो LPG सिलेंडर सुनते हैं वो प्राकृतिक गैस, 5 को याद करवा दिया। नेचुरल गैस मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेचुरल गैस। देखिए 5 को, कोयला विद्युत उर्वरक कच्चा तेल नेचुरल गैस, कोयला विद्युत उर्वरक कच्चा तेल नेचुरल गैस। आप इसको दम अच्छे से याद रखेंगे। फिर इस्पात और सीमेंट, इस्पात और सीमेंट ये कंस्ट्रक्शन के काम आता है। इस्पात और सीमेंट, इस्पात और सीमेंट एक रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट, अब मैं 8 को मैं बोलता हूँ, आप याद करेंगे। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। चलिए, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकता है? तो मसाला बॉन्ड के तहत। इसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 साल की होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 3 साल की होती है। यह कॉरपोरेट बॉन्ड है, कॉरपोरेट बॉन्ड होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड क्या होता है? तो कॉरपोरेट बॉन्ड होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है। इसकी न्यूनतम परिपक्वता कितने साल की होती है? तो 3 साल की होती है। निम्न में किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकता है? तो मसाला बॉन्ड। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2000 आधा, इसको छोड़ दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था APJ अब्दुल कलाम ने। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा देने का नीति का समर्थन किसने किया था? APJ अब्दुल कलाम ने। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है दोस्तों? तो ये है देश के निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश के निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना।
घरेलू गैस सिलेंडर में भरी एलपीजी का भार किलोग्राम में है। कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 19 किलोग्राम। कितना? 19 किलोग्राम। देखिए, व्यावसायिक सिलेंडर का भार 19 किलोग्राम होता है और घरेलू सिलेंडर का भार 14.2 किलोग्राम होता है। आप इसे याद रखेंगे। गैर घरेलू, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? गैर घरेलू गैस सिलेंडर तो 19 kg हो जाएगा। लेकिन अगर गैर को हटा दिया जाए, घरेलू गैस सिलेंडर होगा तो उस केस में 14.2 kg हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये नाम हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान को पम्पास कहते हैं और ये पम्पास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। ये जो डॉन्स देख रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान होता है उसको डॉन्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड कहा जाता है। प्रेयरी इसको कहा जाता है अमेरिका और कनाडा में। प्रेयरी कहाँ होता है? अमेरिका, कनाडा में। बेल्ड कहाँ होता है? तो बेल्ड होगा दक्षिण अफ्रीका में। पम्पास कहाँ होगा? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ कहाँ दक्षिण अमेरिका में? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। स्टेपीज यूरोप होता है, इसको यूरेशिया भी बोल सकते हैं इसीलिए क्योंकि एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे होता है। सर्वाग्रही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी को सर्वाग्रही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। देखेंगे अगला सवाल। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद हैं? भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद हैं? तो बोलिएगा 4। अब देखिए, पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन क्षेत्र सहित विश्व में जैव विविधता के टोटल अगर वर्ल्ड में पूछे कितना जैव विविधता है तो बताइएगा 36 हॉटस्पॉट हैं। देखिए, आप सोच रहे हो कि हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट्स ये होता है कि वहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु मिलते हैं, बहुत ही घने घने जंगल होते हैं, इस टाइप का आप समझ लीजिए। तो पूरे दुनिया में पूछे तो बताइएगा 36, भारत में पूछे तो 4। आप भारत के 4 हॉटस्पॉट आप याद रखेंगे। पहले तो एक चीज़ और जान लीजिए, किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजाति में भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 मई को क्या मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस। अब देखिए, भारत में आप याद रखेंगे 4 हॉटस्पॉट। पहला पश्चिमी घाट याद रखेंगे, दूसरा हिमालय याद रखेंगे, तीसरा याद रखेंगे मैनग्रोव माने सुंदरबन क्षेत्र। तो तीसरा सुंदरबन, दूसरा हिमालय, पहला पश्चिम घाट और चौथा भारत बर्मा क्षेत्र याद रखेंगे। भारत बर्मा क्षेत्र। भारत में कौन सी स्थानीय ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी। बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है वो बाह्य हिमालय का, जो कि बाह्य हिमालय किसको बोलते हैं? शिवालिक को बोलते हैं। तो शिवालिक का भाग है पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका में धारवाड़ चट्टानें हैं। जो बिहार के नीचे वाले हिस्से वाला जिला है वो धारवाड़ चट्टानें हैं। और क्वाटरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भाग में पाया जाता है। जितना भी गंगा के मैदानी भाग है तो उसमें क्वाटरनरी काल की चट्टानें पाया जाता है। ग्रेट साल्ट कहाँ स्थित है? तो देखिए, अमेरिका में ग्रेट साल्ट उपस्थित है। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका के उटाह राज्य में है। एक अमेरिका में राज्य है उटाह, वहाँ पे है ग्रेट साल्ट झील। इसकी लवणता 220% है। इसकी लवणता कितनी है? तो 220%। सबसे अधिक लवणता वाला झील बॉन झील है। सबसे अगर अधिक लवणता वाला झील पूछे तो बॉन झील। पता है बॉन झील में कितना लवणता है? 330% है। मृत सागर इजराइल की लवणता 240% है।
मृत सागर कहाँ है दोस्तों? तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। मृत सागर कहाँ है? तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है, जिसकी लवणता 240%। बॉन झील कहाँ है? तो तुर्की में है। ये बॉन झील तुर्की में है। उटाह में ग्रेट सॉल्ट है। चलिए अब आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा जलधारा गर्म है? तो गर्म जलधारा को बोलने कह रहा है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकल्प ए और बी सही है। मैंने इन दोनों एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है। एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है। लेकिन अगर ठंडी जलधारा की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और लेब्राडोर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये ठंडी जलधारा है। 55 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों कथन सत्य है, तो असत्य कोई है ही नहीं। देखिए, गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तट है, ये भी बात सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, बिल्कुल सही मापा जाता है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से स्पर्श करते हैं, बिल्कुल लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और एक ठो और कौन तो है जो भी किससे सटता है, और ये दमन द्वीप जो है, दादर नगर हवेली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि समुद्री तट से स्पर्श करता है। डोबर जल संधि जोड़ती है दोस्तों, डोबर जल संधि किससे जोड़ती है? तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है। तो आज मैं आप लोग को जल संधि के बारे में और भी यादें करवाता हूँ, जिससे आप याद करेंगे। सबसे पहले 57 का देख लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? मैंने इसमें सारे लोग सुमेलित होंगे, बस एक इसमें सुमेलित नहीं है, जिसको पहचान करना है। तो देखिए, नागार्जुना सागर गोदावरी नदी पे नहीं है, ये कृष्णा नदी पे है, ये आप याद रखेंगे। कृष्णा नदी पे नागार्जुना सागर है। कृष्णा नदी पे नागार्जुना सागर है। नांगल बांध सतलज पे है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पे है। हीराकुंड महानदी पे है। नांगल बांध सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। नागार्जुना कृष्णा नदी पे है। हीराकुंड महानदी पे है। अब आइए ऊपर वाला सवाल में, इस ऊपर वाला सवाल में जल संधि। तो आज मैं आप लोग को कुछ जल संधि बताता हूँ, जिससे आप याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आप याद रखिए मलक्का के बारे में। मलक्का जल संधि ये किसको जोड़ता है? ये अंडमान एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि पूछे तो क्या बताइएगा कि ये अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। फिर देखिए, मलक्का के बाद पाक जल संधि जिसको कहते हैं, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मलक्का किसको जोड़ता है? तो अंडमान और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। पाक की खाड़ी किसको जोड़ता है? तो मन्नार और बंगाल, बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है, माने बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अब आ जाइए सुंडा के बारे में। सुंडा जल संधि ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जावा सागर से हिंद सागर जोड़ता है। जावा से हिंद को जोड़ता है, जावा से हिंद सागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है? तो जावा सागर से हिंद सागर। फिर आ जाइए पहले डेविस जल संधि याद रखिए। डेविस जल संधि याद रखिए। डेविस जल संधि किसको जोड़ता है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा को, ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। फिर आ जाइए बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को, और अलास्का और रूस को, अलास्का और रूस को जोड़ता है, अलास्का और रूस को। देखिए, डेविस सागर किसको किसको जोड़ता है? तो डेविस सागर ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। डेविस जल संधि किसको जोड़ता है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा को डेविस जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ही अलास्का रूस को भी जोड़ता है। बेरिंग जल संधि ही अलास्का रूस को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि ही बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि ही अलास्का और रूस को जोड़ता है। डेविस जल संधि ही ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। डेविस जल संधि ही ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ता है।
पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मलक्का अंडमान और दक्षिण शिव सागर को जोड़ता है। तो मलक्का आपको याद हो गया होगा, पाक अच्छे से हो गया होगा। तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक और जल संधि का नाम लिखता हूँ जिसको भी आपको याद रखना ही है। तो आप तब तक सुंडा को याद रखिए। सुंडा जावा और किसको जोड़ता है? सुंडा जावा और हिंद सागर को जोड़ता है। सुंडा जावा और हिंद सागर को जोड़ता है। डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। बेरिंग चुक्सी और किसको जोड़ता है? चुक्सी सागर और किसको जोड़ता है? बेरिंग सागर को जोड़ता है। या तो रूस और अलास्का को भी जोड़ता है। रूस और अलास्का को जोड़ता है। अब बताइए डेविस किसको किसको जोड़ता है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है। सुंडा किसको जोड़ता है? तो जावा और हिंद को जोड़ता है। बेरिंग किसको जोड़ता है? तो बताइए बेरिंग बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। अब देखिए एक वो आपको याद रखना है यूकाटन क्या याद रखना है? यूकाटन यूकाटन यू यूकाटन यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर को जोड़ता है कौन? यूकाटन जल संधि। यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर। डेविस ग्रीनलैंड कनाडा। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। चलिए 57 भी करवा ही दिया हूँ। अब 58 नंबर पे आ जाइए। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो वो अति सिंचाई से। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो अति सिंचाई से। देखिए अति सिंचाई से कृषि भूमि लवणीय हो रही है। जिप्सम, आपने एक याद रखिएगा ये CSO4 और 2H2O, इससे ये जो है इससे अगर आप उपयोग करते हैं जिप्सम को, ये जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। अगर आप जिप्सम को यूज करते हैं तो मृदा में लवणता दूर करने के लिए किया जाता है। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। तो आप जिप्सम को यूज करके आप लवणता को दूर कर सकते हैं। निम्नांकित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये होती है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया। पूर्णिया जो है सीमा साझा नहीं कर सकता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो ये में होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों को एक बार फिर से देख लें। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष में बाढ़ के पानी से लाए गए गाद का निक्षेपण नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होता है। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है महाकाली। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है महाकाली। देखिए महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। महाकाली को कौन सा नदी आप आपसे बोलिएगा आप भी? तो शारदा नदी। उत्तराखंड में इससे काली नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी इसी को भी बोला जाता है। तो महाकाली, काली, शारदा एक ही है। यही जो नदी है जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत नेपाल के बीच इस सीमा को 1816 में सुगौली की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में। और कौन सी नदी है? तो काली नदी या महाकाली नदी या तो शारदा नदी। चलिए ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प।
निकलता है सबसे अधिक, लेकिन इसके अतिरिक्त CO2 और SO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम की से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में है? तो ये है USA में। कहाँ है? USA में। देखिए USA में मोजाबे रेगिस्तान, USA में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है मोजाबे। तो मोजाबे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो USA के मोजाबे रेगिस्तान में। यह पार्क पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। ये कहाँ है? तो कैलिफोर्निया के पूर्वी भाग में है। शैतान का गोल्फ कोर्स मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का बड़ा ढेर है। शैतान का गोल्फ कोर्स मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का बड़ा ढेर है। किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया था? तो जहांगीर। जहांगीर। किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया? तो जहांगीर। आज़ाद दस्ता का गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो ये है गठन नेपाल में और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में। आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो गठन कहाँ हुआ? नेपाल में। और कार्य क्षेत्र कहाँ रहा? तो संपूर्ण भारत में। औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना था? तो 1702 में बना था। औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार बना था कब? तो 1702 में। और इसे पटना का नाम बदल के अजीमाबाद कर दिया था। पटना का नाम बदल के अजीमाबाद कौन किया था? तो अजीम नहीं किया था। अजीम कौन था? औरंगजेब का पोता। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट। जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया था। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। 1937 में एक चुनाव हुआ था। किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। जनवरी 1937 में चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 107 सीटों पर अपनी उम्मीदवार दिया और इसके 98 उम्मीदवार जीत गए। देखिए 152 सीट था, 107 व्यक्ति को खड़ा किया, 107 सीट पे खड़ा किया और 98 सीट जीत गया। बिहार से उड़ीसा को पृथक किए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। जब बिहार उड़ीसा पृथक हो गया 1936 में, उसके बाद ये पहला चुनाव था। साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? तो 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन का बहिष्कार देश भर में हो रहा था। बिहार में भी इसके बहिष्कार की तैयारी की गई। अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें बहिष्कार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। 12 दिसंबर को साइमन कमीशन के पटना आगमन पर विरोध प्रदर्शन हुए एवं काले झंडे दिखे गए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार में किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो भागलपुर। देखिए विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश को जाता है। पाल शासक धर्मपाल का आपने नाम सुने होंगे, उन्होंने ही विक्रमशिला की स्थापना की थी। वर्तमान भागलपुर में स्थित विक्रमशिला महाविहार में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता था। महायान शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था और धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। ये क्या होगा? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है। तो लिच्छवी के लिए किया गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है लिच्छवियों के लिए। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रजनीकांत को।
2019 का दादा साहेब पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत को। वर्ष 2020 के लिए गांधी जी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता रहे हैं। पुरुष एकल का विजेता ये पुरुष एकल में विजेता हैं जो कि सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के। उप विजेता रहे थे डेनियल मेदवेदेव। अगर महिला एकल पूछे तो बताइएगा नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाला महिला में नाओमी ओसाका थे। नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। उप विजेता रही थी जेनिफर ब्रेडी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने किया? तो वो किए हैं नरेंद्र मोदी ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। 2024 में ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे पेरिस में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो किए जाएंगे पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। अगर कोई 2028 का पूछ ले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेल के बारे में तो बताइएगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अगर 2020 का ओलंपिक खेल कोरोना के कारण आप लोग को पता ही होगा कि टोक्यो में खेला गया है 2021 में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में खेला गया था। 2028 में पूछे तो यूएसए, 2024 में पूछे तो फ्रांस पेरिस, यूएसए के लॉस एंजलिस में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। भारत में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ है? तो 2 बार। लास्ट टाइम हुआ था 1964 में, एक बार 2021 में। तो ये 2 बार हुआ है टोक्यो में ओलंपिक। 81 क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट, ये छोड़ दीजिए क्योंकि अब नया वन रिपोर्ट आ गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 50,000। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 50,000 रुपया। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास। आप लोग को पता होगा कि रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। ठीक है, तो शक्तिकांत दास। 2021 से 20वें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 142वां। 2021 विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 142। 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? तो ये थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। देखिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है तो 21 मार्च को। बिहार में वर्ष 2020 छोड़ दीजिए। समिया सुलूहु हसन 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो तंजानिया। समिया सुलूहु हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो तंजानिया। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो अनामिका। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? तो ऐसा करने वाला बिहार का देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई।
क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार के बोधगया और राजगीर राजगीर को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा। इन दोनों शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हरित ऊर्जा से की जाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। चलिए, कुछ में तो बिहार आगे है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अररिया में। 2021 के अंत तक अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खोला जाएगा तथा बंदर बगीचा बंदरों का आश्रय का निर्माण होगा। फिर से सुन लीजिए अररिया के बारे में। तो 2021 के अंत तक, 2021 तो खत्म हो गया, तो अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खुलेगा तथा बंदर बगीचा यानी बंदरों का आश्रय का निर्माण भी होगा। इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नीति आयोग के 112 जिलों की आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा है? नवादा। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा है? नवादा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा है? तो मुजफ्फरपुर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा है? तो मुजफ्फरपुर रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही है? तो 5। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही है? तो 5। वो 5 कौन से देश हैं जो आप याद रखेंगे? भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस शामिल थे। प्रतियोगिता में 162 देश ने शामिल लिया था। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी सुपौल में। कहाँ लगाई जाएगी? सुपौल में। बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाई जाएगी? तो कहाँ लगाई जाएगी? सुपौल में। 130 मेगावाट उत्पादन क्षमता होगा इसका। NHPC द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अब देखते हैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले एवं धनुष को तमिल, माने मनोज बाजपेयी को भी दिया गया है और धनुष को। मनोज बाजपेयी को जो दिया गया है भोसले के लिए और धनुष को लिए दिया गया है असुरन के लिए। धनुष को असुरन के लिए, मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को दिया गया है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए कंगना रनौत को दिया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को दिया गया है। सबसे अच्छा फिल्म कौन सा था? छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो संजय पूरन सिंह चौहान। आप ये सब याद रखेंगे। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो डेनमार्क में। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो डेनमार्क। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उड़ीसा में। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उड़ीसा में। नाओगोजी ओकोनो इवेला किस संगठन की पहली महानिदेशक बन गई है? तो ये बन गई है विश्व व्यापार संगठन। नागोजी ओकोनो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा।
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? संयुक्त अरब अमीरात। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 16,000 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने इसको, तो एक्चुअली ये बजट के लिए है तो इसको हम छोड़ ही देंगे, ऐसे आंसर बता ही दिया हूँ, देख लीजिएगा। किस देश में ने 2021 में होने वाले 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की भारत। किस देश ने 2021 में होने वाले 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत है। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? अफगानिस्तान। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा? तो केरल। केरल। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा? केरल। केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा, अपेक्षाकृत क्या होगा किसी वस्तु का भार? तो वो हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक होगा। ध्रुवों पर अधिक होगा। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, अतः भार अधिक होगा। चूंकि द्रव्यमान अचर होता है, द्रव्यमान कभी भी दोस्तों चेंज नहीं करेगा, जब भी चेंज करेगा तो डब्लू चेंज करेगा, माने वेट चेंज करेगा। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अधिक होता है। घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा शीतकाल में। घड़ी के पेंडुलम का वेग सर्वाधिक कब होगा? शीतकाल में। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वो है लाइकेन। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। आप एक बार देख लीजिए नाम, कोर्टिकोल्स। ये कोर्टिकोल्स किसको कहा जाएगा? तो जो पेड़ की छालों पर उगने वाला लाइकेन है उसको। और सेक्सिकोल्स कोल्स तो कॉमन रहेगा। हाँ देखिए, कोल्स तो कॉमन रहेगा और एक को सेक्सिकोल्स कहेंगे। आप लोग याद रखेंगे सेक्सिकोल्स किसको कहेंगे? तो जो चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन होगा। कोर्टिकोल्स किसको कहेंगे? तो पेड़ों की छालों पे उगने वाला। विटामिन सी में सत्य कथन चुनने कह रहा है, तो सत्य कथन हमारा हो जाएगा कौन सा? देखिए विटामिन यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, तो क्या फर्स्ट वाला प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? तो हाँ करता है। गर्म करने पर नष्ट होता है, बिल्कुल। यह दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये दूध में नहीं पाया जाता है। यह मानव शरीर में संक्रमण के रोकने वाला विटामिन है। ये बात गलत है, ये गलत कहना गलत है। तो जो ऑप्शन सही है वो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। सत्य कथन की ही पहचान करने कर रहा है। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। अगर कोई पूछे मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है तथा इसकी कमी से रतौंधी, जीरोथैलिया आदि नामक रोग होता है, जीरोथैलिया। पायरोमीटर किसके मापन में किया जाता है?
तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापेंगे, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापेंगे, लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापेंगे, दूध के घनत्व को किस चीज़ से मापेंगे, लैक्टोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापेंगे। उच्च ताप को पायरोमीटर से, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, और लैक्टोमीटर को दूध के घनत्व को। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए 10⁻⁻6 गुना 10⁻³ मिलीमीटर होगा, क्योंकि मिलीमीटर में होगा। अब देखिए तो कट छट के बच जाएगा -10⁻³ मिलीमीटर। अब इसी 10⁻³ मिलीमीटर को हम लोग लिखेंगे 1/1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। एक पैर पे खड़ा हो, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पे खड़ा हो। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उसको कहेंगे जिस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27 इस तरह से बढ़ता जाता है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं परमाणु बम। नियंत्रित से मतलब कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, माने नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो यह धीरे धीरे होती है तथा इसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ तथ्य आप याद रखेंगे। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 को लिया जाता है, यूरेनियम 235, और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगर नियंत्रण पूछे कि किसको देंगे तो कैडमियम और बोरॉन का क्षार देंगे। अगर रिएक्टर में पूछे मंदक में क्या देंगे तो भारी जल और ग्रेफाइट देंगे, में से कुछ भी देंगे। निम्न अंगों से पित्त का संचय किसमें होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। बाइल जिसको कहते हैं पित्त, बाइल को क्या कहेंगे, ये पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, जबकि इसका उत्पादन यकृत में होता है। पित्त का संचय किस में होगा, पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, जबकि इसका उत्पादन कहाँ होगा, लीवर में होगा। पित्त कैसा होता है, तो पीला, हरा या नीला रंग का क्षारीय होता है। पीएच का क्योंकि वैल्यू 7.6 से लेकर 8.6 का होता है और ये लिक्विड होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ई होगा, क्योंकि कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है। देख लीजिए नॉट जो है वो जहाज़ों की चाल की माप करता है, और नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नॉट किसके लिए है, तो जहाज के चाल के मापने के लिए। नॉटिकल मील किसके लिए है, तो नौ संचालन में प्रयुक्त की गई इकाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आइजैक न्यूटन ने। मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया ठीक किया जाता है निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए
3 पॉइंट आप याद रखेंगे। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि देखिए, निकट दृष्टि दोष, उसको दोष है दृष्टि का, और कौन सा दृष्टि का, निकट वाला। यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेगा परंतु दूर की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के आगे बन जाता है। बनना तो चाहिए प्रतिबिंब को रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बन जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग करके इस रोग का निवारण किया जाता है। तो 3 पॉइंट आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष से। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु, जस्ता तथा तांबा का मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। आंधी और तूफान का आना दर्शाता है। आंधी और तूफान का आना दर्शाता है बैरोमीटर का नीचे गिर जाना। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमो क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। यह एक रंगहीन गैस है। कैसा गैस है? रंगहीन गंधहीन गैस है, जिसका खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टल ने 1973 में किया था। जोसेफ प्रिस्टल ने नाइट्रस ऑक्साइड का, लाफिंग गैस का खोज किया था। ब्रोमीन समान ताप पर क्या होता है? तो यह द्रव में होता है। ब्रोमीन समान ताप पे क्या होता है? द्रव में होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अच्छा, ब्रोमीन का खोज किसने किया था? तो बैलार्ड ने किया था। ब्रोमीन का खोज बैलार्ड ने किया था। ब्रोमीन का खोज बैलार्ड ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो उपयुक्त में से देख रहे हैं जितना सारा एंटीबायोटिक ही है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन भी, सल्फाडाइजिन भी, सब एंटीबायोटिक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पे निकलने वाली गैस क्या है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो ये किसका भाग है? तो उत्सर्जन के लिए भाग है। मनुष्य को वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो ये उत्सर्जन के लिए। देखिए, टोटल हमारे अंदर शरीर में ना 5 उत्सर्जन अंग होते हैं, जो याद रख लीजिए। त्वचा, फेफड़ा, बड़ियात, यकृत, वृक्क। त्वचा, फेफड़ा, बड़ियात, यकृत और वृक्क। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मनुष्य शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडेनोसाइड डाइफॉस्फेट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी में बदलने वाला प्रक्रिया। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन का विचार करना है। कहता है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है क्या? तो हाँ, करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। बिल्कुल सही बात है। यह कुछ रोगों को नहीं, ये WBC का काम है, ये RBC का काम नहीं है। यह रक्त को लाल प्रदान करता है। बिल्कुल सही। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक, रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। बाकी इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। रक्त शर्करा में ब्लड शुगर का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। मेरामाटोनिन नींद का नियंत्रण करता है। मेरामाटोनिन किसका नियंत्रण करता है? तो नींद का। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है। गैस्ट्रिक एवं एक पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिक कैसा हार्मोन है? तो पेप्टाइड हार्मोन है, जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। कौन से? तो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, यानी जीव और अजीव। जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधा आता है, और अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ
अकार्बनिक पदार्थ जल, ताप, प्रकाश आदि आता है। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त करते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा। उपभोक्ता वे घटक होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, हिरन, मेढक, ये सब। अपघटक इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं जो सफाईकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उड़ जाएगा। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उड़ जाएगा। चूंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के अपेक्षा अधिक होता है। नदी में जितना जल का घनत्व होता है उससे अधिक किसका घनत्व होता है? समुद्र के घनत्व का। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्सरे को सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे 138। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति कंजप्शन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो पंखा, टीवी, विद्युत आयरन, विद्युत केतली। घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति यानी कंजप्शन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पंखा, टीवी, विद्युत आयरन, विद्युत केतली। 1 किलोबाइट में कितना बीट होता है? तो 8192 होता है। 81992 कैसे होता है जरा देखिए। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, ये तो आप जानते होंगे। एक बाइट में 8 बीट होता है। कितना होता है? 8 बीट। और ये पूछ रहा है कितना बीट होगा 1 किलोबाइट में। तो 1024 गुना 8 बराबर आएगा 8192 बीट। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसे आप लोग अच्छे से आप बनाएंगे और बनाकर मुझे इसका आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी अपनी इस वीडियो को शेयर करें। तो आप लोग से अब लेते हैं विदा। आप लोग अपना स्वभाव और चरित्र ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।